हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमित पब्लिकेशन चैनल में। और यहाँ इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल के लिए मैसेज करें। और व्हाट्सएप नंबर है 9509994647 और हम पढ़ा रहे हैं आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इग्नू से एमए हिंदी के सब्जेक्ट MHD 1 के यूनिट 1 और 2। तो हम आज देखते हैं पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार करेंगे। और इसी में यूनिट 2 में है पृथ्वीराज रासो का काव्य पे टिप्पणी करेंगे। तो इससे पृथ्वीराज रासो से हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पृथ्वीराज रासो पर थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं क्या है इसमें। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। और जो इनके रचयिता पृथ्वीराज जो लिखा इन्होंने पृथ्वीराज रासो, ये प्रथम महाकाव्य है। और माना किसने है? तो ये शुक्ल जी ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। चंद्रवरदाई जो थे ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। तो बताया जाता है कि पृथ्वीराज की सखा और ये इनके साथी ही थे। एक साथ इनका जन्म हुआ था और एक साथ चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों मृत्यु को भी प्राप्त किए। शब्द वेदीवार से इनके इशारे पे चंद्रवरदाई के इशारे पे शब्द भेदी बाढ़ चलाया पृथ्वीराज रासो ने और वो शहाबुद्दीन मारा गया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को मार के एक ही साथ खत्म हो गए। तो यही इनकी कहानी है। संजोगिता इनकी पत्नी रहती हैं। नायक पृथ्वीराज चौहान है और नायिका जो है ये संजोगिता है। तो थोड़ा सा देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। प्रश्न के तौर पे कहानी तो बता ही दिए। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात, लोकप्रिय और विवादग्रस्त महाकाव्य है। 1883 ईस्वी में बंगाल के रॉयल एशियाटिक समिति ने प्रकाशन आरंभ किया। रचना के प्रकाशन होने से पहले ही इसकी प्रामाणिकता पर विवाद उत्पन्न हो गया। इसका प्रकाशन रोक दिया गया। बाद में काशी नागरी प्रचारी सभा ने इसे प्रकाशित किया। जो ग्रंथ अपने जन्म से ही विवादों से घिरा हो, उसे पढ़ने से पहले इस संबंध में दृष्टि साफ हो जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार सबसे पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्या है, पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है। तो इसमें प्रयास किया गया जानने के लिए कि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है। दूसरा क्या है, पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब की गई। तीसरा पॉइंट है कि क्या चंद्रवरदाई ही मूल पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। चौथा पॉइंट क्या है, क्या कभी चंद्रवरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अब हेडिंग डालेंगे इसमें हम कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। इसमें क्या है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यह काव्य विख्यात होने के साथ साथ विवादग्रस्त भी है। इसकी ऐतिहासिकता और रचना काल, मूल पाठ और साहित्यिक परंपरा के आधार पर इसके प्रामाणिकता पर कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ को प्रमाणिक तो कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक और कुछ विद्वानों ने अर्धप्रमाणिक माना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। प्रामाणिक कौन कौन से विद्वान मानते हैं, तो कर्नल टाड हैं, मोतीलाल मीनारिया हैं, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु तथा मोहनलाल विशुलाल पांड्या। तो इन्होंने प्रामाणिक माना है। कर्नल टाड, मोतीलाल मीनारिया, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु तथा मोहनलाल विशुलाल पांड्या। और किसने अप्रामाणिक माना है, किसने किसने अप्रामाणिक माना है, तो देखते हैं अप्रामाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो को कौन कौन है। तो डॉक्टर वूलर, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, डॉक्टर वूलर चाहिए। डॉक्टर वूलर हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये, और रामकुमार वर्मा। तो अप्रामाणिक किसने माना है, डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा, ये लोग अप्रामाणिक माने हैं। तो अर्धप्रामाणिक किसने माना है, पृथ्वीराज रासो को सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं ये अर्धप्रामाणिक माने हैं। डॉक्टर वूलर, थोड़ा सा यहाँ गलती है प्रिंट में, वूलर नहीं वूलर हैं। डॉक्टर वूलर को कश्मीर में प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हुए जयानक कवि रचित पृथ्वीराज नामक काव्य एक खंडित प्रतिलिपि मिली। तो जयानक का है कौन सा, पृथ्वीराज विजय। यहाँ भी थोड़ा सा है, इसे देख लीजिएगा आप लोग, हम बोल रहे हैं। तो क्या है ये, डॉक्टर वूलर जो थे वो कश्मीर के थे। ये प्राचीन ग्रंथों की खोज किए, तो वो क्या हुआ, इनके जनक जो है पृथ्वीराज विजय, जयानक का है, जयानक कवि का है पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की एक खंडित प्रतिलिपि किसे, वूलर को मिली। घटनाएं उसमें क्या था, घटनाएं, संवाद, नाम और वंशावली अधिक इतिहास समझती तथा पृथ्वीराज रासो में दिए गए तथ्यों से भिन्न थे। मतलब जो उसमें घटनाएं मिली, लिपि मिली, नाम मिले, संवाद मिले, वो अधिक उसमें इतिहास सम्मत था वो। लेकिन पृथ्वीराज रासो में जो दिए गए तथ्य हैं चंद्रबरदाई ने जो लिखा है उससे ये भिन्न है, वो अधिक प्रामाणिक है जो पृथ्वीराज विजय मिला वूलर को। तो अतः रासो के प्रामाणिकता में संदेह प्रकट किया गया। जब ये मिल गया वूलर को, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ मिल गया जयानक कवि का, तो अब क्या हुआ, रासो के प्रामाणिकता में संदेह प्रकट किया गया कि चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है। आगे चलकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आगे चलकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कर्नल टाड इत्यादि विद्वानों के मत को स्वीकार करते हुए इसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए। तो प्रामाणिक करने के लिए क्या किया गया, निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया। अब रासो के अनुसार देखते हैं क्या है। चौहान की उत्पत्ति अग्निवंशी क्षत्रियों से है। तो चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान की जो उत्पत्ति है वो अग्निवंशीय क्षत्रियों से है। किंतु पृथ्वीराज विजय जो वूलर का कहाँ से मिला था, जयानक कवि ने जो लिखा था कश्मीर में, तो पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक कवि की है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था, कर्पूर देवी बताया जाता था। और चंद की जो मतलब चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज लिखा है उसमें उनकी माता का नाम कमला बताया जाता है। पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान ही है। और नायिका कौन है, संजोगिता है। पृथ्वीराज रासो प्रधान रस वीर रस है। पृथ्वीराज रासो में क्या है, प्रधान रस वीर रस है। इसमें बताया जाता है कि जयचंद नाम का राजा था, उनकी पुत्री थी ये संजोगिता। स्वयंवर रचे थे इनके विवाह के लिए और पृथ्वीराज को भी बुलाए थे, पृथ्वीराज वहाँ नहीं आए।
तो उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति बना के और द्वार पे रखा दिया था। लेकिन ये जो संजोगिता थी, इनका अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पे था, तो इन्होंने उस मूर्ति को ही वरमाला पहना दिया जाके। इस पे वो इनके पिता जो थे जयचंद बहुत क्रुद्ध हुए और क्रुद्ध होकर इनको जो गंगा किनारे कोई एक महल था वही दे दिए, इनको रहने के लिए निकाल दिए। फिर आते हैं इनके पृथ्वीराज चौहान के सब सामंत मंत आते हैं, बहुत उनको ले जाते हैं संजोगिता को। यही सब इसमें दिया गया है। तो ये 10 नंबर का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए हम आप लोग को सारांश बता दिए। इसमें मूल पाठ क्या है देख लीजिएगा। मूल पाठ क्या है इसमें? मूल पाठ में दिया गया है एक मिनट, हाँ, मूल पाठ। पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं। मूल पाठ हेडिंग डाल के लिख देंगे हम लोग कि पृथ्वीराज रासो के कितने पाठ मिलते हैं? 4 पाठ मिलते हैं। प्रथम में है बृहत, दूसरे बृहत्तम, तीसरा पाठ जो है वो लघु है और चतुर्थ भाग में लघुत्तम। रसों का मूल रूप क्या था? लघुत्तम। चतुर्थ में लघुत्तम है। रसों, इसमें रासों का मूल रूप क्या था? रसों लिखा है लेकिन रासों होना चाहिए। यहाँ रासों का मूल रूप क्या था? इस विषय में विद्वानों में क्या है? पर्याप्त मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वर्तमान रूप में प्राप्त अर्थात काशी नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित पाठ को भट्ट भड़ंत कहा है। क्या कहा? भट्ट भड़ंत कहा था। उनके अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र भट्ट कभी रहा हो, जिसने उनके पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत संकलित है भट्ट भड़ंत तैयार होता गया। उन सब को लेकर और चंद मतलब चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समसामयिक उसी के नाम से राशि नाम की बड़ी इमारत खड़ी की गई है। मतलब बता रहे हैं कि ये इनका भट्ट भड़ंत है जो लिखा है, और पृथ्वीराज के कोई पुत्र थे भट्ट, कभी रहे होंगे, उनके पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत संकल्पित है भट्ट भड़ंत ही तैयार हुआ है। उन सबको लेकर चंद का जो है पृथ्वीराज समसामयिक उसी के नाम से राशि नाम की बड़ी इमारत खड़ी की गई है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ये लिख रहे हैं। शुक्ल जी रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि पूरा काव्य चंद्रवरदाई का लिखा हुआ नहीं है। तो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 में लिखा गया है। उसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये पृथ्वीराज का है, पृथ्वीराज ने लिखा है ना, वो इनका नहीं है। स्पष्ट लिख दिए कि काव्य इनका चंद्रवरदाई का लिखा हुआ नहीं है। फिर लिखते हैं कि जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद्रवरदाई भी वहां पहुँचे। चंद्र भी वहां पहुँच जाते हैं, और जाते समय इन्होंने रासों की जो प्रति थी अपने पुत्र जल्हड़ को सौंपा और कहा इसे पूरा करने के लिए। ये लिखेंगे कि पुस्तक जल्हड़ हथ देई चली जे गजन कास। निष्कर्ष यह है कि मूल रासों में कविता और दोहा इन्हीं छंदों का उपयोग किया गया है। रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पद्धति यही होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को प्रक्षेप मान लिया जाए। साहित्यिक परंपरा। अब साहित्यिक परंपरा में क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया। किसने?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनका अनुमान है कि किसका, हजारी प्रसाद का अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल राशियों में भी सुख की संवाद की योजना रही होगी। पृथ्वीराज रासों के अद्यतन संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रासों के मूल रूप पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मूल रासों की युक्ति श्रृंखला और छंद श्रृंखला की पड़ती थी। उनका कहना है कि रासों के लघुत्तम पाठ में युक्ति और छंदों की श्रृंखला बहुत कुछ सुरक्षित है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासों का जो संपादन किया था ना डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ये उसमें क्या करें, उसमें युक्ति और छंद श्रृंखला का ध्यान रखा गया है। उनके द्वारा संपादित पाठ लघुत्तम रूप के निकट है। जो माता प्रसाद ने संपादित किया है ना, उनका पाठ कैसा है, तो लघुत्तम रूप के निकट है। अपूर्ता जाली या भट्टभड़ंत नहीं समझा जाता। अब जो ये पृथ्वीराज के विषय में बता रहे हैं तो कुछ मिसप्रिंट हुआ है कि अब उसे पृथ्वीराज के विषय में बता रहे हैं कि उसे जाली या भट्टभड़ंत नहीं समझा जा सकता। जहाँ तक उसके मूल रूप का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद क्या लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसका निर्णय साहित्यिक परंपरा एवं काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से करना चाहते हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त पाठ आलोचक की दृष्टि से। अब अगला हेडिंग डालेंगे क्या, पृथ्वीराज रासों की भाषा कैसी है, तो देखते हैं। पृथ्वीराज रासों की भाषा में के विद्वानों में मतभेद है। पृथ्वीराज रासों की भाषा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, क्या लिखा है, भाषा की कसौटी पर करते हैं, इसको कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी ठिकाने का नहीं है, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। ये शुक्ल जी लिखते हैं पृथ्वीराज रासों के भाषा के संबंध में। दोहों की और कुछ कविताओं की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्राटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वरण शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्रकृति की नकल की है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है। लंदन की एशियाटिक सोसाइटी में एक हस्तलिखित प्रति मिली है। चंद्रबरदाई लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास गार्सा तासी ने इन्हें इस कन्नौजी बोली का काव्य कहा है। पृथ्वीराज का इतिहास जो है उसमें लंदन में एक एशियाटिक सोसाइटी में एक हस्तलिखित प्रति मिला है, उसमें चंद्रबरदाई का लिखा जो है पृथ्वीराज का इतिहास वो पिंगल भाषा में बताया किसने, गार्सा तासी ने इन्हें इस कन्नौजी बोली का काव्य कहा है। गार्सा तासी ने क्या कहा है, कन्नौजी बोली का काव्य कहा है। रासों की भाषा आदिकालीन साहित्य की काव्य भाषा है। आदिकालीन को संधि काल कहा जाता है, और कहा किसने है आदिकाल को संधि काल, तो रामकुमार वर्मा कहते हैं। उसके काव्य भाषा अपभ्रंश की भाषाई प्रवृत्तियों और उदीयमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मेल है। अपभ्रंश की प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और आधुनिक भारतीय भाषाएं पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हुई है, किंतु राशियों में पुराने हिंदी का स्वरूप झलकने लगता है। पुराने हिंदी अपभ्रंश से मिलते जुलती होने पर भी तीन वृत्तियों के कारण अपभ्रंश से भिन्न एवं विशिष्ट हो जाता है। तो पहला क्या है, क्या मिला है, तीन अलग अलग अपभ्रंश से तीन भिन्न विशिष्टताएं क्या मिला है इसमें। क्षतिपूरक, पहला क्या है,
क्षति, पहला है ये क्षतिपूरक दीर्घाकारण, क्षतिपूरक दीर्घाकारण है। दूसरा है पर सर्गों का प्रयोग की बहुलता है, किसमें? पृथ्वीराज रासों में। तीसरा है तत्सम स्वरूपों का पुनर्प्रचलन है। पृथ्वीराज रासों का काव्य देखते हैं। पृथ्वीराज रासों के काव्य पर भी प्रश्न बन जाते हैं। टिप्पणी ही देने के लिए दे देता है, टिप्पणी कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप क्या है। हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। हमारे यहाँ काव्य भेद पर अधिकांशतः संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखकर विचार हुआ है। रासों में महाकाव्य के सभी लक्षण घटित नहीं होते। उदाहरणार्थ रासों में छंदों का विधान संस्कृत महाकाव्य जैसा नहीं है। विभिन्न तरीके से विभाजन की संख्या भी कम से कम घटनाओं के आधार पर शीर्षक में है, जैसे कन्नौज समय का कैमास। बाढ़ वस्त्र रासों की रचना संस्कृत के आचार्य काव्य शास्त्री द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार नहीं हुई है। काव्य रूप की दृष्टि से रासो प्राकृत अपभ्रंश के प्रबंध काव्य के परंपरा में है, संस्कृत महाकाव्य के परंपरा में नहीं। कथा की कहानी के संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इस दृष्टि से रासों को कथा कह सकते हैं। इस दृष्टि से रासों को कथा कह सकते हैं क्योंकि उसकी कहानी सुख सुखी एवं कभी कभी पत्नी के संवाद के रूप में प्रस्तुत हुई है। आख्यायिका के कहानी का नायक कौन है? आख्यायिका की कहानी का नायक कल्पित नहीं ऐतिहासिक होता है। जो आख्यायिका कहानी का नायक होता है वो कल्पित नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। संस्कृत में कादम्बरी कथा मानी जाती है और हर्षचरित अध्याय का यद्यपि हर्षचरित भी है। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासों का आख्यायिका भी कह सकते हैं क्योंकि नायक पृथ्वीराज कल्पित पात्र नहीं है और उसमें बाणभट्ट की भांति चांद का भी वर्णन है। रासो चरित काव्य भी है, यानी पृथ्वीराज रासो को आख्यायिका भी माना गया है, रासो काव्य चरित्र भी माना गया है क्योंकि इसमें पृथ्वीराज का जीवन चरित्र है। रासो काव्य देखते हैं। रासो काव्य पृथ्वीराज रासो काव्य के रूप में विख्यात है। यहाँ हमें रासो काव्य के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप का वर्णन करने में सहायता मिलेगी। रासो रस राव समानार्थक शब्द हैं।